नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति तक पहुंचा उत्तराखंड का सियासी संकट। बीजेपी नेताओं की प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। साकेत बहुगुणा और अनिल गुप्ता कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। राज्य में 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग। लेफ्ट के घोषणा पत्र में लोकतंत्र के लिए वोट देने की अपील। आरक्षण नीति में नहीं होगा कोई बदलाव। अंबेडकर मेमोरियल के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप। बाबा साहेब की कर्मस्थली बनेंगे पंचतीर्थ। मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड में लगी आग की जांच के आदेश। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का केंद्र सरकार का आदेश। शिवसेना ने बताया साजिश। और हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में बड़ी बढ़त। सेंसेक्स 333, निफ्टी 100 अंक चढ़ा। निवेशकों को ब्याज दर घटने की उम्मीद। और अब पहली खबर। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। चुनाव आयोग का असम का 2 दिन का दौरा आज से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भी राज्य के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने तरुण गोगोई मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रकीबुल हुसैन को समगुड़ी से उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बीजेपी और असम गण परिषद के समझौते को विचारधारा के खिलाफ बताया। ये तो अनहोली अलायंस है, ये तो अपॉर्चुनिटीज अलायंस है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो उसको अलग अलग आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी फिलोसफी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सब एक साथ हो गया। उधर पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा ने घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं से लोकतंत्र के लिए वोट करने की अपील की है। मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमाने में टीएमसी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने टीएमसी के विकास एजेंडे पर भी सवाल उठाए। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। आयोग ने पुलिस और प्रशासन के अलावा राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की थी। आयोग ने राज्य में 14,000 अति संवेदनशील जगहों की पहचान की है और इन जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राज्य में 6 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं, खासकर इन दोनों राज्यों में। और अभी तक भी जिस तरह के चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं, बहुत कहना मुश्किल लग रहा है फिलहाल कि किस पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। गौतम लारी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। गौतम जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, अगर पश्चिम बंगाल से हम शुरुआत करें, उस राज्य को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। फिलहाल जो लेफ्ट पार्टियों का, वाम दलों का जो एक मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस पार्टी के साथ तो जा ही रहे हैं वो, क्या आपको खास बात नजर आई? कह रहे हैं कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक एजेंडा हमारा है। ये तो उनका पहले भी एजेंडा था। कुछ खास बात? नहीं, खास बात तो यह है कि पहली बार जो बंगाल में दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट खास तौर पे, वो दोनों पहली बार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक मंच पे आए हैं। मंच मतलब एक सीट एडजस्टमेंट किया है। तो ये तो बंगाल के लिए एक नई चीज़, डेफिनेटली पॉलिटिकली तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसका महत्व ये है कि अगर ये कामयाब होता है ग्रास रूट लेवल पे, तभी कुछ जगह पे इसका असर पड़ सकता है। मैं नहीं देखता हूँ कि इसके लिए ममता बनर्जी को ये अलायंस हरा सकते हैं, या इसे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि अभी भी इनका तालमेल जो होना था पूरा अभी तक हुआ नहीं है। अब देखिए, जिस दिन चुनाव घोषणा हुई, ममता बनर्जी उसी दिन ही आधा घंटे के अंदर ही पूरा लिस्ट उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। इनके लिए पॉलिटिकली तो 1 स्टेप अहेड आप ये मान सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए आज भी अगला 4 अप्रैल पहला फेज़ होने जा रहा है, लेकिन पहला फेज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाम और कांग्रेस में है नहीं। वो मोरल हो चुका है उसमें तालमेल। लेकिन बाकी जो फेजेस है जिसमें कांग्रेस और वाम को एक जगह पे आना है, वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया है। आप ये कह रहे हैं लेकिन इसका एक इम्पैक्ट कैंडिडेट के सिलेक्शन में कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन में अभी तक पूरा हुआ नहीं है। अभी भी 22-25 ऐसे सीट है
जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पे वाम शक्तिशाली है, वहाँ पे कांग्रेस भी उसका गढ़ माना जाता है। लेकिन जहाँ पे वाम और कांग्रेस दोनों ने उनका वीक हो चुका है पिछले मैं तो देखता हूँ खास तौर पे 2008 से ही तो धीरे धीरे लेफ्ट का जो जिसको अब गिरावट उसका वोट प्रतिशत में हुआ है, 2014 में वो तो एक जगह पे पहुंचा है, तो कभी उसका बड़ा नहीं है, लेकिन वो फिर भी घटने का एक उम्मीद लोग आशा करते हैं कि उनका जो एनालिस्ट गौतम लहरी जी, क्योंकि सवाल ज्यादा हैं पूछने के लिए, वक्त थोड़ा कम होता है इस कार्यक्रम में, ये बताइए फिलहाल कि जो एक एजेंडा जो पहली हाईलाइट नजर आ रही है वो ये कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। अगर ममता बनर्जी का जिक्र करें हम तो उनकी इमेज जो है वो ऐसा नहीं है कि उनकी नॉन सेक्युलर इमेज है, तो क्या ये बीजेपी पे सीधे तौर पर निशाना है? बीजेपी तो वहाँ इतनी बड़ी प्लेयर भी नहीं है, तो ये बीजेपी पे निशाना हुआ तो किस तरह से इसका एक पॉलिटिकल इसका जो लॉजिक है वो दिखाना चाहते हैं कि बंगाल में सबसे बड़ा डिसाइडिंग एक फैक्टर है करीब 27-28% मुस्लिम वोट। तो मुस्लिम वोट लेफ्ट के हट के वो ममता के साथ चले गए, तभी लेफ्ट का इतना खराब बुरा रिजल्ट हुआ है। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी असल में वो भाजपा का मदद कर रहा है, लेकिन ये बंगाल का लोग कितना इसका मानेंगे ये तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या 5 सालों में, हम जानते हैं 3 दशक तक जो है लेफ्ट पार्टियों ने राज किया वेस्ट बंगाल पर, क्या 5 सालों में पिछले आपको लगता है कि तस्वीर कुछ बदल गई है? क्या कुछ फेवर्स मिल सकते हैं लेफ्ट पार्टियों को? कितनी जमीन गहरी है, जड़ें कितनी गहरी है ममता बनर्जी की? नहीं, ममता बनर्जी को सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है नीचे जो बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उसको कहा जाता था लोकल कमेटी, ब्रांच कमेटी, बहुत जगह पे वो है ही नहीं। वो सारे के सारे तृणमूल के शिफ्ट कर गया है। तो इसलिए अभी तुरंत 1-5 साल के अंदर पूरा उसका वापस लाना बड़ा डिफिकल्ट है। मैं तो मानता हूँ अगर जितने सीट उनको मिला था 2011 में, अगर वो रिटेन करने का उनका पहला लक्ष्य होगा रिटेन करने का, इसलिए वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ जगह पे थोड़ा बहुत अभी भी उसका कार्यकर्ता है, उसका बूथ लेवल के लिए काम करने के लिए कुछ चाहिए कार्यकर्ता जो कांग्रेस उसको दे सकता है। और बीजेपी की हालत कैसी है? बीजेपी की हालत देखिए, 2014 लोकसभा में जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो वोट प्रतिशत बढ़ा था 17% जो वोट हुआ था, वो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा वोट माना जाता है, सबसे बेहतर प्रदर्शन। लेकिन वो हुआ था मोदी जी के नाम पे ही हुआ था। अभी स्टेट लेवल चुनाव में, जैसे हम बाकी स्टेट लेवल चुनाव में भी देखा है, दिल्ली और बिहार दोनों जगह पे जो मोदी जी कैंपेन वाले ही करे, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर लोकल जो स्थानीय नेता है उनके ऊपर जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री होना है तो राज्य का नेता को ही बनना है। तो बंगाल में तो ऐसे कोई संभावना है ही नहीं दूर दूर तक। एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव असम में भी हो रहा है और काफी कुछ तय कर सकता है असम का चुनाव। बीजेपी की काफी उम्मीदें ऊंची हैं कि पहली बार शायद कुछ जो है वो कामयाबी मिल सके, कुछ इनरोड्स मिल सकें बीजेपी को। अभी तक की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो कैसी नजर आती है? कांग्रेस पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, वो भी काफी मजबूत है, उधर बीजेपी है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं काफी हद तक जो चुनावी तस्वीर है वो पोलराइज नजर आ रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है? कह रहे हैं कि हम असम की जो अपनी आइडेंटिटी है वो बचा के रखेंगे, अकेले मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी? नहीं, बात यह है कि जो गठबंधन भाजपा ने बनाया निश्चित तौर पे वो एक कामयाब हो सकता है, लेकिन वही गठबंधन 2001 में भी हुआ था, तब भी केंद्र में वाजपेयी जी का सरकार था, ये बहुत तभी भी वो कामयाब नहीं हुआ था। कांग्रेस को ही बहुमत मिला था जो उम्मीद किसी को नहीं था, लेकिन तरुण गोगोई को मिला था। इस बार क्या है, 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें अगर आप असेंबली सेगमेंट वाइज देखेंगे उसमें करीब 65 सीट के ऊपर भाजपा का बढ़त था, तो भाजपा उसी उम्मीद में जा रहा है। लेकिन वो भी एक कारण था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन असम में जो मूल मुद्दा है कि अहोमिया का आइडेंटिटी, अहोम आइडेंटिटी, इसके बीजेपी कितना कैश कर पाता है। देखिए इसका एजीपी के साथ अलायंस के बाद एजीपी टूट गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर पूरा अहोमिया जो पीपल है उसका पूरा अभी उसके ऊपर भरोसा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ये बीजेपी की जो रणनीति है बहुत दिलचस्प है और काफ़ी इस पर कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं कि ये मुद्दा काफ़ी रहता है वहाँ जो अपनी क्षेत्रीय पहचान का है, लेकिन पहली बार इसको बाहरी और धरतीपुत्र का जो मुद्दा बनाया है। आपको लगता है आम लोगों में कितनी अपील है? मैं पढ़ रही थी कि जो स्टेट चीफ हैं बीजेपी के वो ये कह रहे हैं कि हमारा चुनाव दरअसल बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी को हम नज़र में भी नहीं लाते। नहीं, सही बात है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सब बाकी बाहर मतलब बांग्लादेश से आए हुए लोग बसे हैं, इसलिए अहोमिया आइडेंटिटी जो बात मैं बोल रहा। लेकिन भाजपा के लिए एक दिक्कत हो गया है, हो सकता है, अभी वो पता नहीं है, देखना पड़ेगा बाद में। उन्होंने जब कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को हम सिटीजनशिप देंगे,
इसके लिए 4 दिन असम घोषणा के बाद 4 दिन असम में बंद रहा। आसू ने बंद बुलाया था, कांग्रेस पीछे से उसको सपोर्ट भी कर दिया था। तो ये जो अहोमी आइडेंटिटी जो मुद्दा है, इसके बीजेपी को थोड़ा केयरफुली टैकल करना और उनको पड़ेगा। ये समझना होगा कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे पोलराइजेशन यह है अहोमिया वर्सेस नॉन अहोमिया, हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो एक चीज माने मुद्दा जो है बंगाल में हो सकता है कि बाकी बिहार में हो, यूपी में हो सकता है। असम का मुद्दा दूसरा है, वो उसी है भूमिपुत्र, जिसको उसका जगह रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके ऊपर भाजपा कितना कायम रहता है। लेकिन उसका चांसेस है बहुत, क्योंकि 15 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी है तरुण गोगोई का। उसका पार्टी में भी फूट हो गया था। 9-10 MLA भाजपा विधायक छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया है, उनमें पावरफुल लीडर भी है। ये भाजपा के लिए एसेट हो सकता है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, इसी पे मैं जोर देना चाहती हूँ, खासकर जो तरुण गोगोई की खासकर बात हो रही है कि पिछले 15 सालों में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जड़ें बहुत कमज़ोर नहीं हुई हैं। चाहे हम वो टी वर्कर्स का हम जिक्र कर लें उनके बीच, या फिर अल्पसंख्यकों की हम बात कर लें, काफ़ी हद तक मजबूत बनाए हुए हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हालत बदरुद्दीन अजमल को देखते हुए भी क्या बेहतर है? नहीं, बदरुद्दीन अजमल से भी बेहतर है, कारण कांग्रेस पार्टी या तो पहले स्थान में या दूसरी स्थान में रहेंगे। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब कभी पहला दूसरा स्थान में नहीं आ सकता है। उनका पैन पूरा असम में इतना प्रभाव लेकिन क्या नहीं कांग्रेस के खेल को स्पॉइल कर सकते हैं, वो खराब कर सकते हैं? कांग्रेस का खेल स्पॉइल, जो तरुण गोगोई का कांग्रेस का आर्गुमेंट है, ये तो 2001 में भी कोशिश किया था, वो तो हुआ नहीं। कांग्रेस के पास तो 11 मुस्लिम विधायक है, इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहते थे कि बदरुद्दीन के साथ अलायंस करे, ताकि वो 11 MLA को छोड़ना पड़ता था अलायंस के कारण। तो ये एक टेस्ट केस है, देखना पड़ेगा। लड़ाई आसाम में बहुत ही कठिन है, कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन तरुण गोगोई एक ही नेता है जो पुराना जमाने का, इंदिरा गांधी के साथ काम करने वाला इतना बड़ा अनुभवी नेता, जिसको पुराना कांग्रेस अब जिसको मानते हैं, उसका रिप्रेजेंट अभी भी तरुण गोगोई कर रहा है। ये इस टाइप का लीडर आपको दिखाई नहीं देगा। छोटा सा सवाल, जो बोडो समस्या है वहां पर, उसको आप फिलहाल इस चुनाव में कहां देख पा रहे हैं? बोडो वही प्रॉब्लम है, बोडो का भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जिसको दिल्ली का सरकार ने टैकल किया है अच्छे ढंग से। उनके साथ उनको बहुत जो बड़े ग्रुप जो एक्चुअली मिलिटेंट होने जा रहा था, उसके साथ एग्रीमेंट करके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया है। ये तो एक कामयाबी है, तो इसका इम्पैक्ट असम में भाजपा को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम लाहिरी जी आपका। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दलितों के लिए आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विरोधियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों से उनका ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शिलान्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल, उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है, फिर भी झूठ चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहकर सीमित नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। उन्होंने समाज के एकीकरण का काम किया। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ
आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। दिल्ली में बनने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का काम अगले 2 साल में पूरा होगा, जिसमें 95 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही सरकार बाबा साहेब की कर्मस्थली रही 5 जगहों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। महू, नागपुर, दिल्ली और मुंबई और लंदन में अंबेडकर की याद से जुड़ेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड का सियासी संकट अब राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अलग अलग मिल रहे हैं। बीजेपी जहां विधायकों की परेड कराकर राज्य में नई सरकार बनाने के दावे को मजबूत करना चाह रही है, वहीं कांग्रेस राष्ट्रपति के दखल की मांग करेगी। इस बीच कांग्रेस ने 2 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस ने बागी नेताओं पर कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी के संयुक्त सचिव अनिल गुप्ता को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं राज्य में पार्टी की 9 इकाइयों को भंग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बाहुबल, धनबल, सत्ताबल से निर्वाचित सरकारों को अबदस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के मुंह से इस तरीके के आरोप सुनना थोड़ा सा मुझे नागवारा गुजरा। इधर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बीजेपी 36 विधायकों के साथ होने का दावा कर रही है। हम राष्ट्रपति जी से मिलने वाले और कहने वाले कि सरकार को भंग करना चाहिए। जो सरकार अपना मत खो चुकी है, बहुमत हमारे साथ है, आज भी 70 में से 36 एमएलए हमारे पास हैं। तत्काल महामहिम राज्यपाल को सरकार भंग करना चाहिए। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को 26 मार्च तक विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देना है। उन्हें दल बदल कानून के तहत नोटिस दिया गया है। राज्यपाल ने 28 मार्च तक मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने को कहा है। 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 36 विधायक हैं। इनमें से 9 बगावत पर उतर आए हैं। वहीं बीजेपी के 28 विधायक हैं। 6 विधायकों का प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल में 20 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल देने के कांग्रेस सरकार के फैसले की चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। ये योजना 1 अप्रैल से अमल में आनी है और 16 मई को विधानसभा चुनाव की वजह से राज्य में आचार संहिता लगी हुई है। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने ये मामला राज्य के मुख्य सचिव पीके मोहंती की अगुवाई वाली समिति को भेजा है। समिति से ये बताने को कहा गया है कि क्या इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार ने यह फैसला चुनाव की घोषणा से पहले किया था। केरल के खाद्य मंत्री अनूप जैकब ने कहा है कि अगर इस योजना को रोका गया तो राज्य सरकार चुनाव आयोग का रुख करेगी। मुंबई में देवनार डंपिंग ग्राउंड में 3 दिन से लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसके आसपास के कई इलाकों में हवा जहरीली हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो केंद्र ने टीम भेजने का फैसला किया है। देवनार के इस डंपिंग ग्राउंड में आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन यहां से निकला धुआं कई इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। आग 3 दिन पहले लगी थी, जिस पर सोमवार को काबू पाया गया। आसपास रहने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। से दम उठता है, ज्यादा आग में जलन होती है और तरह तरह की बीमारियां हो रही है। धुआं आता है, मेरे घर में पूरा भर जाता है। हम लोग को बैठने नहीं होता घर के अंदर, इतना धुआं लगती। मेरा आग खोला क्या है, बहुत परेशानी है हम लोग को। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां और 8 वाटर टैंकर लगाए गए। बृहन्मुंबई नगर पालिका परिषद को 74 स्कूलों को बंद करना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के लिए समिति बना दी है। शिवसेना को इसमें साजिश की बू आ रही है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने रख के जानबूझकर शिवसेना को बदनाम करने का एक कटकारस्ता नहीं किया। इसकी जांच तत्काल मुख्यमंत्री जी ने करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए टीम भेजने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। We will give appropriate advice to the state government, directions to the state governments and the Mumbai Corporation, and also will
ask them to take stern action against violators. देवनार मुंबई के बड़े डंपिंग ग्राउंड्स में से एक है। 326 एकड़ में फैले इस ग्राउंड में 27 जनवरी को भी आग लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 333 अंक की बढ़त के साथ 25,285 अंक पर बंद हुआ। पिछले करीब 2.5 महीने में सेंसेक्स का ये सबसे ऊंचा स्तर है। निफ्टी भी करीब 100 अंक चढ़कर 7,704 अंक पर बंद हुआ। निवेशकों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक अप्रैल में ब्याज दरों में कटौती करेगी। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटने के बाद ये उम्मीद बंधी है। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी रही, जिसका सकारात्मक असर घरेलू बाजार पर पड़ा। और अब 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं। 1 अप्रैल से गुजरात समेत देश के 10 और राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले केवल 11 राज्यों में ही ये कानून लागू था। 2013 से लागू इस कानून का मकसद लोगों को सस्ती खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई 8 अप्रैल तक टाल दी गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। समीर को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। वहीं ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की शुगर मिल समेत 55 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली की एक निचली अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। एक महिला ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आप नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को 29 मार्च तक कर्मचारियों की फरवरी तक की सैलरी देने की बात कही है। MCD कर्मचारी संघ ने सैलरी नहीं मिलने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी और मंगल पांडे ने बजट सत्र के दौरान मिले उपहार लौटा दिए हैं। सुशील मोदी ने इस परंपरा को खत्म करने की बात कही है, जबकि मंगल पांडे ने बिहार के वित्तीय हालात को देखते हुए ये तोहफे लौटाने की बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल नाव हादसे में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए की मदद राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। रविवार को राजधानी भोपाल में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र में कम दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलें दागी हैं। ये जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने दी है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को भी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज और पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा समेत 46 लोगों को यश भारती सम्मान से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इस पुरस्कार की शुरुआत 1997 में हुई थी। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सोमवार को लक्ष्मीबाई कॉलेज में शिक्षकों और छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।